तो जो आज का टॉपिक है, जो हमने पिछले कल शुरू किया था, चोल वंश के बारे में। ठीक है। तो चोल वंश जो आज कंप्लीट होगा। ठीक है। जितने भी दक्षिण भारत के राजपूत वंश रहे हैं उनके बारे में जो अंतिम ये टॉपिक है, और इसके बाद आपके विदेशी आगमन जो कि एक लास्ट टॉपिक होगा। वैसे आता तो पूर्व मध्यकाल में है। ठीक है। तो वो भी कंप्लीट होगा और उस चीज के बारे में। तो आज हम जो चोल वंश के पिछली क्लास में बच गया था उस चीज के बारे में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो चोल वंश के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चोल वंश की स्थापना की वो बिजाल्य ने की थी। विजाल्य ने की। उसके बाद बहुत सारे राजा है, प्रांतक प्रथम, प्रांतक द्वितीय और आपका राजा राम प्रथम। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में बता दिया था कि कौन कौन सी चीजें हैं। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं और उसके प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसी चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चोल वंश के बारे में जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि चोल वंश हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, उस चीज के बारे में। तो इस वंश का जो अगला सेम जितना राजा राज वन था वैसे ही राजेंद्र प्रथम है। जो अधूरे काम राजा राम ने छोड़े वो इसने पूरे किए हैं, इतना आप समझ लो। ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम जिसको दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है, तो आपको पता होगा सब बहुत लोगों को उपाधियां दी गई है नेपोलियन की, यानी कि उसके युद्ध के वजह से या जो भी चीज है। उसने जो श्रीलंका का कुछ इलाका छोड़ दिया था इसने कंप्लीट कर दिया। राजेंद्र प्रथम ने। इसके बाद इसने नौसेना, मैंने वहां को लिखा था राजा कि इसने जल सेना स्ट्रॉन्ग कर ली थी। सही सर, इसने नौसेना और स्ट्रॉन्ग कर दी थी। ठीक है। तो वो वाले जितने भी उसके बाउंड्री में लगते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि चोल वंश आपके आंध्र प्रदेश के इलाके में, तो आपका बंदरगाह, तो वो वाला इलाका इसके अधीन था इस समय। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि महिपाल कहां था? गंगा में, बिहार, मतलब जहां पे गंगा बहती है वहां तक। यानी इसका साम्राज्य मान के चलो कि ये आपका इलाका है, मान के चलो। ठीक है। ये वाला इलाका मतलब गंगा, मतलब महिपाल यहाँ था, बंगाल। यानी ये खुद यहाँ था, यानी कि इसका इलाका इतना यहाँ तक हो गया ना, इतना जीत लिया था। निचले वाला इलाके भी इसने जीत ही लिए थे। ठीक है। ये वाले इलाके भी इसके अधीन थे इसके समय। ठीक है। तो गंगे गौड़ जो तभी इसने ये उपाधि, गंगा को जीत लिया है जिसने, ठीक है, गंगा के एरिया को जीत, तब इसने ये उपाधि ग्रहण की और अपनी राजधानी भी इसी नाम से बनाई आने वाले टाइम। ठीक है। इसमें चोल गंगम तालाब का निर्माण किया गया, नीचे आपका जो आंध्र प्रदेश का इलाका है वहां बना दिया। बोलते कि वहां भी उसने ये इसी नाम से बनाया था, ऊपर बिहार में। तो उसके बाद श्री विजय, जो कि मैं बता रहा हूँ कि श्री विजय ये आपका ये वाला इलाके है। ठीक है, यहाँ रहते हैं ये। ठीक है। तो वहां के राजा थे संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन, जो मैंने उसमें भी लिखाया था। वहां कोई और राजा था उस टाइम। ठीक है। तो उसको भी जीत लिया इसने। तीन, देखो सोचो आप, तीन के साथ राज, मतलब ये राजदूत, जो राजदूत मंडल होते हैं या राजदूत भेजे, उसने भी भेजे, इसने भेजे, तो इसे ये इसने भी किया है। राजा राम अगला जो शासक रहा उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कुलोत्तुंग, इसमें से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। कुलोत्तुंग वर्मन भूमि का 2 बार संरक्षण करवाया था। तो और ये इसे, इसलिए इसको कर, ये शुंग वर्तन ऐसा नाम है, इसकी उपाधि भी दी गई है, यानी कि करों को हटाने वाला। ठीक है, कर को हटाने वाला उसे कहा जाता है। विक्रम तोल ने एक एक जगह आंध्र प्रदेश में तिरुवाट, यस तमिलनाडु में है, वहां पर उसने चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, आप इसमें लिखते हैं महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है। और इसके बाद उसका अगला शासक जो मैंने बताया, जो ही शासक था, इसने वैष्णव धर्म की जो मूर्ति है वो समुद्र में फेंकवा दी थी। यानी कि इसका मतलब है ये शैव धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म को नहीं मानता था। तो वो सारी चीजें। उसके बाद अंतिम शासक कुलोत्तुंग, और उसने भी एक मंदिर बनाया था जो कि द्रविड़ शैली में, ये आपने सारे के सारे, यानी अगर आपसे पूछे कि द्रविड़ शैली की शुरुआत किसने की या उस शैली के मंदिर किसने बनाए, तो चोल वंश ने बनाए। ठीक है। तो वो सारे के सारे चीजें हैं जो शासक कुछ बच गए थे, मैंने आपको कंप्लीट आज बताया। अब जिसके लिए जाना जाता है दक्षिण भारत को प्रशासन के लिए, वो प्रशासन कौन सा? स्थानीय स्वशासन, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, उस चीज के बारे में ये जाना जाता है, मतलब चोल वंश जाना जाता है। ठीक है। तो जैसे कि राजतंत्र था वहां पे, और यहाँ ब्रह्मदेव को कहा जाता था चतुर्वेदी वेदी कलम, यानी कि टर्म यूज की, ये टर्मोलॉजी है तमिल तेलुगु भाषा की। ठीक है। तो ये टर्मोलॉजी आती है। प्रांतों का कहा जाता था मंडल। ठीक है। और ये राज्य होता था, पर राज्य के बाद प्रांत मंडल होता था। मंडल के बाद वर्णनाडु होता था, जिसको आप जिला बोल सकते हो। ठीक है। उसके नीचे उसकी तहसीलें हुआ करती, गांव, वो इस हिसाब से बटा हुआ था ये स्थानीय स्वशासन। ग्राम के बारे में, मतलब ग्रामीण के बारे में ज्यादा फोकस किया है चोल वंश ने।
ठीक है। जो कृषि का भाग लिया जाता था वो 1/3 भाग लिया जाता था। और इस काल में सोने के सिक्कों का नाम कलंजू, ये सोने के सिक्कों या काष्ठू, दो प्रकार की टर्म यूज की गई है। ठीक है, तो वो आपको इस चीज के बारे में। और भूमि माप को कलम या माँ भी किया जाता था, और बेली, ठीक है, बेली शब्द भी यूज किया जाता था मापने के लिए। ठीक है, तो ये आपको चीज है। इसके बाद इसकी जो मैंने बोला कि सबसे मेन जो विशेषता है वो स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन क्या है, यहाँ पर 3 प्रकार की संस्था यूज की गई है। एक उर, सभा और नगरम, ये आपने पहले भी सुना होगा। तो उर, ये बोलते हैं आम लोगों की सभा होती थी, जो एक पेड़ के नीचे बातें करते थे कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। और इस समिति में वो लोग शामिल होते थे, यानी कि जो आप लोग वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा होती थी, नगरम व्यापारी की सभा होती थी, इसमें वो लोग होते थे जो 35 और 70 वर्ष के बीच में, ठीक है, जिनके पास अपनी भूमि होती थी, वही लोग इस समिति के सदस्य बन सकते थे, उर के भी, सभा के भी, नगरम के भी, जो 35 और 70 वर्ष के बीच में होते थे। ठीक है, और जिनकी अपने अपनी भूमि होती थी, ठीक है, जिनकी अपनी भूमि होती थी, वही उसका सदस्य बन सकता है। ऐसा नहीं कोई यार भूमि पड़ गई यार। तो ये साबित है। इस काल में वरियम एक समिति को कहा जाता था, कमेटी को कहा जाता था, जो इस काल की सबसे व्यापारिक समिति हुआ करती थी। व्यापारी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्रामीण टाइप की चीजें होती थी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट व्यापारिक समिति हुई मणिग्राम, वलजियर, नानादेशी। नानादेशी सबसे बड़ी हुआ करती थी। ठीक है, साउथ इंडिया में होती थी। आय बोले भी आप देख सकते हैं, आय बोले, आई बोले भी एक समिति है व्यापार की, व्यापारी कमेटियां होती थी जो व्यापार के बारे में देखती थी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सूती कपड़े का व्यापार किया जाता था, मक्के का व्यापार किया जाता था, ऊनी का व्यापार किया जाता था। और यहाँ पर बंदरगाह जो नागपट्टनम बहुत फेमस हुआ करती है। ठीक है, और याद रखना, चोल वंश के जो मतभेद हुआ करते थे वो आपके चेर के साथ होते थे, पांडे के साथ होते थे, पल्लव के साथ होते थे, क्योंकि इनके सीमाएं एक दूसरे से टच करती थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे साउथ इंडिया में, याद रखना, इस काल में आपकी तमिल, तेलुगु भाषा, अलवार, नयनार, इस प्रकार के लोग होते थे। ठीक है, जो इनके दरबार में आते रहते थे। तो ये सारी चीजें व्यापार के लिए चोल वंश जाना जाता है, मंदिर बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो मंदिर मैंने बहुत सारे बनाए थे। और ये जो राजेंद्र प्रथम था, इसने भी गंगे चोलपुरम में मंदिर बनाया था उसी नाम से। बोलते कि उसी को कॉपी किया, कॉपी तो ये कह सकते हैं कि उसने रिपेयर किया था, जो मैंने आपको बृहदेश्वर मंदिर लिखा था। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं चोल वंश के बारे में। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो जो आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बाद हम विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे।